वेलकम बैक गाइस। हमने बेसिक अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली थी। अब जो इस चैप्टर में रिमेनिंग चीज़ें बची हैं वो हम देखते हैं। सिर्फ हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं आज के इस वीडियो में। एक तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा उस इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा यूजर्स। 3 चीज़ें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, अब इसको हम समझते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ए सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है। अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है अकाउंटिंग का? कि वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमको दे। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब है कि जो यूजर्स के लिए यूजफुल हो। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए यूजफुल हो। मतलब आपको यदि कोई सूचना दी गई तो आप उससे कोई डिसीजन मेकिंग का काम कर सकें, वो क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव। अब प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। मेन जिसमें बातें की गई हो वो पैसे से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। फाइनेंस का मतलब लोन नहीं, फाइनेंस का मतलब यहाँ पर पैसे से है कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी जो भी रिजल्ट हैं, उसके जो प्रॉफिट या लॉस हैं, एसेट्स लायबिलिटीज हैं, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियल इन नेचर। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो एक्टिविटी 2 तरह की होती है। एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है फॉर मनी अर्निंग, फॉर अर्निंग, और ये फॉर सोशल सर्विस। समाज सेवा के लिए यदि कुछ किया है तो नॉन इकोनॉमिक है, और अर्निंग के लिए किया है तो वो क्या है? अर्निंग के लिए जो की गई है वो एक्टिविटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब अकाउंटिंग में इन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी अर्निंग के लिए की गई है, जिसमें आपने क्या किया है? फंड का यूज किया है। अब आपको इसकी रिपोर्ट चाहिए और उस रिपोर्ट से या फिर उस इंफॉर्मेशन से आप क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजंस लेंगे कि इस बिजनेस को हम कंटिन्यू करें या कंटिन्यू ना करें, हमें ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमारे लिए ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। बोली बेटा मस्ती नहीं, मस्ती मत करो। क्या? मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डाटा, रिकॉर्ड्स इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासीफाई एंड समराइजेस। देखो, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है यदि मैं डिफाइन करने जाऊं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब बच्चों, ये समझो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब
ट्रेडिंग कॉमा P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें जो आपने प्रिपेयर की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस हमने देखी थी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उसके बाद एनालिसिस। ये जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रोसेस देखी थी, उस प्रोसेस से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या कहलाती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज स्टेटमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। और ये जो इंफॉर्मेशन है हम इसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू या फिर बुक कीपिंग से जो भी हमको स्टेटमेंट जनरेट हुआ है वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और उसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तीन कैटेगरी क्या है? रिलेटेड टू रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट, इसका मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और यहां पर है रिलेटेड टू कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो, जो कैश बिजनेस में आई, और आउटफ्लो जो बिजनेस से बाहर गई। इन तीन कैटेगरीज में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बांट देते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स लायबिलिटीज कैसी हैं, और कैश फ्लो कितना आया है, कितना पैसा आया है और कितना गया है। ये तीन चीजें हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर देनी है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है आप इसका यूज किस लिए करेंगे? डिसीजन मेकिंग में। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ इसकी विशेषताएं होना चाहिए, खासियत होना चाहिए, इसमें कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर इसका एकदम टाइट होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लेना पॉज करके। मैं रफ कर रहा हूं, हालांकि मैं PDF फाइल वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा। इसके पहले जो वीडियोस डले हैं उनमें नोट्स अटैच्ड हैं और इसमें भी मैं अटैच कर दूंगा। तो अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस से, बुक कीपिंग से जो हमको इंफॉर्मेशन मिली, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उनसे जो हमको इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। उसको हमने तीन कैटेगरी में बांटा, प्रॉफिट देखना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना और कैश फ्लो देखना। कैश फ्लो कितना कैश आया है और कितना गया है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसमें उंगली कर देता हूं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए यूजफुल हो, जिससे वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो इसमें है RRCU, ये चार खासियत होना चाहिए। याद करने का शॉर्टकट है
RRCU, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, रा से जो भी हो इसको भी दे दीजिए, CU तो देख लेंगे। राम ने रावण को कहा कि तुमको हम CU यानी कि देख लेंगे। तो पहला है रिलीवेंस, रिलायबल, रिलीवेंस, कंपैरेबल और अंडरस्टैंडेबल। ये चार खासियत होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसकी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। रिलायबल का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कि इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी होना चाहिए जो वेरीफिएबल हो। जो कैसी हो? वेरीफिएबल हो। वेरीफिएबल, वेरीफिएबल यानी जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जिसकी आप पुष्टि कर सकते हो। किसी ने बोला कि मैंने 10 लाख की सेल की है, तो उसके पास 10 लाख के सेल्स बिल होना चाहिए। उन्होंने बोला मैंने 6 लाख का परचेस किया है, तो 6 लाख के परचेस बिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो सैलरी बांट दी। कितनी बांट दी भाई साहब? मैंने कहा 4 लाख बांट दी। तो 4 लाख के सैलरी के वाउचर्स एम्प्लॉय के द्वारा साइन किए हुए उनके पास होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, भरोसा तभी कर पाओगे आप जब उसमें प्रूफ होगा। रिलायबल का मतलब है भरोसा। उसके बाद दूसरा है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब है रिलायबल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स यानी गलतियां। मटेरियल का यहां पर मतलब है इंपॉर्टेंस। यहां पर मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण। इस मटेरियल का मतलब सामग्री नहीं है, सामग्री नहीं है, सामग्री नहीं है। इसका मतलब क्या है? महत्वपूर्ण मटेरियल का। ये मीनिंग है, ये मीनिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? वेरीफिएबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स यानी कि भरोसेमंद होना चाहिए। जो भी आपने कहा है उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए और उस पर कोई भी गलती, त्रुटि नहीं होना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो। महत्वपूर्ण कैसे? घोटाले नहीं होना चाहिए जिससे दुकान बंद करनी पड़े, या कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस उसमें नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोई लीगल, कानूनी व्यवधान आए जिससे आपको दुकानदारी आपकी बंद करनी पड़े, बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़े। जैसे लॉकडाउन में जहां जहां लॉकडाउन खुल रहे हैं धीरे धीरे, वहां से लोग भाग रहे हैं, तो ऐसे भागने की नौबत ना आए। रिलायबल यानी भरोसेमंद आपकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद रिलीवेंस। रिलीवेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। जो ऐसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि कैसी हो? जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, यूजफुल होना चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग टू यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को देख करके अपने निर्णय ले उसके लिए उसकी इतनी उपयोगिता होना चाहिए। रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे जिस इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेना है उस तरह की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी से जब भी डिसीजन लेंगे तो उसके कैश फ्लो देखेंगे, उसका प्रॉफिट देखेंगे और इसकी एसेट्स लायबिलिटीज देखेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए ताकि आप उसको देख करके, उसको पढ़ के, समझ के उससे आप डिसीजन ले सकें कि रिश्ता रखना है या तलाक लेना है। उसके बाद कंपैरेबल आप तुलना कर सकते हो। तो ये जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है तो इसमें 2 डाटा दिया जाता है। एक तो करेंट डाटा एंड प्रीवियस डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है वो दोनों साल, करंट ईयर यानी 2020 की भी लिखी जाएगी और 2019 की भी लिखी जाएगी। इसमें दोनों डाटा मौजूद रहेंगे
ताकि आप दोनों को कंपेयर करो कि पिछले साल क्या पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है, इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। कंपेयर यानी तुलना होनी चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि भैया आपको समझ में आना चाहिए। आप लिखे खुदा बाँचे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ भाषण होते हैं हमको समझ ही नहीं आते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का प्रेजेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो क्लियर समझ में आए, यानी कि प्रेजेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो हमको क्लियर समझ में आए। इस तरह से प्रेजेंटेड फॉर्मेट में उस इंफॉर्मेशन को आपको बनाना पड़ेगा। यानी अकाउंटिंग जो आप मेंटेन करेंगे वो ऐसे मेंटेन करेंगे कि कोई भी उसको देख के समझ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने क्या किया, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, यदि किसी साइंस वाले ने ये सोचा कि मैं भी इस स्टेटमेंट को देख के ये समझ लूं कि क्या है, तो फिर उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मैं कहाँ आ गया, किस गली आ गए हैं हम गलत कर दिया हमने अपने जीवन में, ऐसा उसको फील नहीं आना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको देख के पढ़ के समझ ले। ये जरूरी ना हो उसके पास कि अकाउंटिंग के फंडे उसको आने चाहिए। कोई भी नॉर्मल आदमी देखे तो वो समझ जाए कि हाँ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 4 हैं: रिलायबल, रिलेवेंस, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल। हो सकता है बुक्स पढ़ें तो यहाँ रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी लिखा हुआ हो। याद करने का सिंपल सा तरीका, राम ने रावण को कहा कि तुमको मैं देख लूंगा, सी यू। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग जो यूजर्स बार बार लिखा आ रहा है, अब हम इस यूजर्स को पढ़ते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इससे डेवलप कीजिए। एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो इस चैप्टर का एक सिंगल वीडियो बना के मैं रिवीजन का डाल दूंगा, जिसमें और अच्छे से मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बस आप अभी माहौल बना लो। एक बार माहौल बन गया पढ़ाई का तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप इसको मैक्सिमम व्यू करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में भी फैला दो। जैसे कोरोना फैला है वैसे ही ये क्लासेस मेरी आप फैला दो और यूज करो। चलो, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसकी जो हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, आपकी जब भी पहली एग्जाम होगी यानी क्वार्टरली या टेस्ट होंगे और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा चांसेस है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पूछी जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजर्स दो तरह के हैं, इंटरनल घर वाली और बाहर वाली, जैसे आपने सुना होगा वैसे ही इंटरनल और एक्सटर्नल, घर वाले और बाहर वाले। इसकी 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी कैसे है? ओनर, मैनेजमेंट ओनर मालिक, मैनेजमेंट प्रबंधक, और है तीसरा एम्प्लॉइज एंड वर्कर। हालांकि इस पर डिस्प्यूट है, इस पर डिस्प्यूट ये है, विवाद है, झगड़ा है कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। कई अथर्स इसको एक्सटर्नल मानते हैं, कई अथर्स इसको इंटरनल मानते हैं। लॉजिकली यदि देखा जाए तो ये एक्सटर्नल में ही जाना चाहिए, पर आपकी बुक्स में जो लिखा है हमें तो वो एग्जाम में लिखना है। ओनर मालिक ये बिजनेस का अंदर का होता है। मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करता है, ये वो बंदा है जो इसने पैसे लगाए, तो इसको ये जानना है कि भैया प्रॉफिट या लॉस है या नहीं, ये बिजनेस चलाऊं या ना चलाऊं या बंद कर दूं। वैसे ही इसको आगे फ्यूचर एक्सपांसन और ग्रोथ के लिए डिसीजन मेकिंग करना है, इसलिए इसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज
होता है। उसके बाद एम्प्लॉय को ये देखना है कि कंपनी का भविष्य कैसा है, कंपनी चलेगी आगे कि नहीं चलेगी, इसलिए उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये 3 इंटरनल में, कई जगह यदि ये एक्सटर्नल में मिल जाए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इस पर अभी भी डिस्प्यूट है, कोई इसको इंटरनल बोलता है, कोई एक्सटर्नल बोलता है। यहाँ पर एक्सटर्नल की बात करें हम, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब इन लोगों को छोड़ दो तो इनके अलावा जो भी हैं वो सब क्या हैं, बाहर वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। बैंक हो गया, जिनसे आप लोन वगैरह लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, क्योंकि कई बार बैंक से पैसा नहीं मिलता तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लेते हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं वो। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे आप उधारी में परचेस करते हैं। क्रेडिटर मतलब वो बंदा जिससे आपने उधार में माल खरीदा है, यानी गुड्स परचेस किए हैं आपने क्रेडिट में। उसके बाद इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो आपकी कंपनी में पैसे लगाता है, यानी जो आपके शेयर्स खरीदता है कंपनी के। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी यूजर्स में आती है। क्यों? क्योंकि उसको ये देखना है कि बंदा लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर रहा है, टाइम पे टैक्स जमा कर रहा है या नहीं जमा कर रहा है। उसके बाद कुछ रिसर्चर, कुछ रिसर्चर्स भी आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी रिसर्च करके मार्केट में अपनी एनालिसिस देनी होती है, उनको भी ज्ञान बांटना होता है। उसके बाद कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, ये ग्राहक देवता है। और पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक। तो सर पब्लिक और कस्टमर में डिफरेंस क्या है? तो कस्टमर मतलब वो जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, खरीदता है, यूज करता है, वो कंज्यूमर है। और जो लोग नहीं खरीदते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है पूरा भारत देश ही आपका सामान खरीदता है, तो जो रिमेनिंग है, जो आपकी चीजें नहीं यूज करते, वो पब्लिक। और वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये कंपनी का भविष्य कैसा है। तो इस तरह से कुछ मैंने एग्जाम्पल दे दिए एक्सटर्नल यूजर्स के। ये सारे लोग आपकी इंफॉर्मेशन देखते हैं ताकि वो डिसीजंस ले सकें कि क्या वो आपसे रिश्ता बनाएं या जो उनकी दूरियां हैं उन नज़दीकियों को और बढ़ाएं, या दूरियां हैं तो दूरियों को बढ़ाएं। ये हैं अकाउंटिंग यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद अब आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिस्टम, तो अकाउंटिंग का सिस्टम 2 तरह का होता है। एक होता है डबल एंट्री और एक होता है सिंगल एंट्री। हालांकि सिस्टम तो और भी बहुत हैं, बाद में बात करेंगे, पर ये देखिए डबल एंट्री यानी एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स डुअल इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, और इसमें क्या है, सिंगल इफेक्ट। यहां पर कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया सिंगल एंट्री। आपने बकायदा उसमें डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल किया। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर के बाद या बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले में इसको हम देख लेंगे। अभी आप बस इतना ही समझ के रखो। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कैश सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम। अच्छा, इनको टाइप इसलिए बुक्स में नहीं लिखते हैं क्योंकि कैश सिस्टम जस्ट लाइक इसके जैसा हो गया और एक्रूअल सिस्टम जस्ट लाइक डबल एंट्री सिस्टम हो गया। कैश सिस्टम का मतलब ये है कि नगद पैसा आया तो हम उसको लिखेंगे, नहीं आया तो हम उसको नहीं लिखेंगे। और एक्रूअल सिस्टम का मतलब ये है चाहे उधारी हो चाहे नगद हो, हम दोनों को ही लिखेंगे। हम पूरे होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के ये कसम खाते हैं। यहां से आपका ये जो चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। यहां से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तब मैं एक बार कोशिश करता हूं 5 मिनट में मैं सारी चीजें रिवीजन करा दूं। चलिए
शुरू से शुरू करते हैं, आप इनको नोट करते रहिएगा। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 11th क्लास नई क्लास है, मतलब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट चूज किया है, और यदि आपने कॉमर्स चूज किया है तो आप टोटली इससे नए हैं। आपने पहली बार इसको देखा है, और पहली नज़र में मोहब्बत हो जाए ये जरूरी नहीं है, और वो समझ में आए ये भी जरूरी नहीं है। फिर भी आप यदि मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बेसिक मेहनत करना है। यदि आपके पास 22 चैप्टर हैं तो 22 में से यदि आपने शुरू के 5 चैप्टर में मेहनत कर ली तो आपका काम हो जाएगा। बाद के चैप्टर्स आपको उंगलियों में हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, अब शुरू तो कर दिया साहब, उसका हिसाब किताब कैसे करें। तो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट हिसाब किताब। हिसाब किताब का क्या मतलब हो गया बच्चों, कि आपने जो पैसे लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है वो पैसे का यूज हो रहा है या नहीं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, आपके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि मैं इससे प्रॉफिट अर्निंग करूं, पैसे कमाऊं। यदि आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, यदि आप पैसे इससे नहीं कमा पा रहे हैं तो इस बिजनेस का करने का मतलब नहीं है। अब आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है, आपकी पोजीशन कैसी है। आपकी पोजीशन कैसी है का क्या मतलब है कि आप का लेना कितना है या देना कितना है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटी नहीं मालूम पड़ेगी, तब तक आप उस बिजनेस को कैरी करने में आपको समस्याएं होंगी। उसके बाद आपके ऊपर कितनी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, कितने लॉज आपको फॉलो करना है, आप समय पर सरकार के टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। आप किसी से यदि खरीदते या बेचते हैं तो आपने कितना खरीद लिया किसी से या कितना बेच दिया, इसका हिसाब आपको कैसे मिलेगा। जब आप उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे तभी आपको यह मालूम पड़ेगा कि आपने कितना खरीदा या कितना बेचा है। चलिए मान लीजिए आपने किसी से खरीदा, कल को वो मुंह उठा के आ गया कि भाई तुमसे मुझे 50 लाख रुपए लेना है। आप उसको कैसे बताएंगे कि भैया 50 लाख नहीं देना है, मैं तो तेरे को पहले ही दे चुका हूं। इन झगड़ों से बचने के लिए आपको क्या क्या तरीका है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो अकाउंटिंग में आप सबसे पहले उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। लेकिन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने से पहले आपको 2 चीजें करना है, आइडेंटिफाई कि ये ट्रांजैक्शन घर का है या बिजनेस का। यदि घर का है तो बिजनेस में नहीं लिखोगे, और बिजनेस का है तो घर में नहीं लिखोगे, यानी घर वाला घर में लिखोगे और बिजनेस वाला बिजनेस में लिखोगे। आइडेंटिफाई करो कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद आप उसको मेजर करो, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, क्योंकि यदि पैसे में नहीं होगा तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, यानी इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे देखिए, कोई भी जैसे पुराना एक सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा बच्चों। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक बंदे ने आपको एक मान लीजिए व्हीट दिया और आपने उसको राइस दे दिया। अब इसमें हिसाब किताब क्या लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, कैसे हिसाब लगाओगे कि मैंने इसको इतना दिया इसने इतना दिया। आप इसको लिख नहीं सकते जब तक इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी। आप इससे ये नहीं बता सकते कि किसको कितना फायदा या किसको कितना नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मेजर करने के लिए कॉमन करेंसी होना चाहिए, कॉमन वैल्यू में जिसमें आप मेजर कर सके वो होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मनी टर्म में मेजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजर इन मनी टर्म। पैसे के रूप में जब आप इसको मेजर करेंगे तो ही आप इसको लिख पाएंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये मैंने 10 के गेहूं दिए, 12 के चावल लिए, यानी 2 रुपए अभी और लेना
बाकी है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करो, इसकी टेस्ट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बताएं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, अपने दोस्तों में बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस मेरे अपलोडेड वीडियो का बेनिफिट ले सके। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। डाउट्स भी पूछेंगे उसका भी कोई चार्ज नहीं है। सारे वीडियोस जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा अपलोड करता जाऊंगा। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हालांकि मैं मोटा बहुत हूँ पर फिर भी वेसन चाहिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने उद्देश्य को पूरा करते रहो, पढ़ते रहो, जो भी तकलीफ़ें आए मुझे बताओ, मैं उनको दूर करने की बराबर कोशिश करूँगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। आप देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मैं अपने कैमरामैन शुभम तिवारी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो ये वीडियो बनाने में निरंतर, जैसे मैं आपको पसीना पोंछता हुआ दिखता हूं, वो तो नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत को सलाम है। आप कमेंट जरूर करें और बताएं आपको वीडियोस कैसे लगें, क्या सुधार करना है, क्या और बनाना है। हाँ, ज़्यादा डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन जरूर नहीं किया है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं फिर से अपलोड करूंगा, एक रिवीजन वीडियो उसमें दूंगा। क्यों ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है? क्योंकि अभी मैं यदि एक भी टर्मिनोलॉजी हाई लेवल की या स्टैंडर्ड लेवल की यूज़ करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये चैप्टर पढ़िए, बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर से मैं दोनों का चैप्टर्स का कंबाइंड वीडियो अपलोड कर दूंगा रिवीजन का, उसमें मैं स्टैंडर्ड वर्ड्स के साथ रिवीजन दे दूंगा। अभी एक बार माहौल बनाना जरूरी है, आप बस एक बार इसको देख लो, थोड़ा थोड़ा आप 50% या 30% भी सीख लो, उसके बाद जो रिवीजन वीडियो आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वीडियो को इग्नोर कर दें, अच्छे से देखिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।